हाँ जी बेटा, चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कंपनी अकाउंट, जो कि आपका सेकंड बुक का पहला चैप्टर है। और ये चैप्टर आपका सबसे लेंथी चैप्टर होगा, ठीक है, जिसमें आप कंपनीज के बारे में पढ़ोगे। इससे पहले आपने जो भी चैप्टर्स किए, 11th क्लास में एक सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में पढ़ा, 12th क्लास में अब आप जो पढ़ने जा रहे थे सबसे पहले पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। अगर छोटा बिजनेस है आपका, तो आप किस तरीके का बिजनेस करते हो, सोल प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है। तो हम्म। आपको कम फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट जैसे जैसे आप बिजनेस बढ़ाते हो, आपको नंबर ऑफ पर्सन भी ज्यादा चाहिए होते हैं। लाइक पार्टनरशिप करते हो तो आपका फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है, और उस केस में आपको थोड़े फंड की ज्यादा जरूरत पड़ती है। बट जैसे जैसे आप अपने बिजनेस को और एक्सटेंड करते हो, लार्ज स्केल में लेके जाते हो, तो आप अपनी बिजनेस को किस चीज में कन्वर्ट कर लेते हो, कंपनी में। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका पहले बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप रहे फिर आप कंपनी में चेंज करो। आप डायरेक्ट भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, बट बेस्ट ज्यादा ये रहता है बिजनेसमैन के लिए कि वो पहले सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप बनाए। क्योंकि कंपनी हम्म। एक बार आप बना लेते हो, कंपनी में लीगल कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं। आपको वो सारे लीगल कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ते हैं एज पर द कंपनी लॉ 2030, राइट। हम्म। अब आगे चलते हैं। अब कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी फंड्स कहां कहां से ले सकती है। तो कंपनी फंड्स ले सकती है बैंक से। बट अगर कंपनी ने बैंक से फंड लिया तो उस पर बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर कंपनी किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेती है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कंपनी कहां से ले पैसा, तो कंपनी के पास एक और ऑप्शन होता है, कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है, इश्यू ऑफ शेयर्स। और आजकल बेटा, 2 सालों में, पिछले 2 सालों में जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से मार्केट में बहुत सारे आईपीओ आए, इनिशियल पब्लिक ऑफर, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के। और उन्होंने हम्म। मार्केट में शेयर्स इशू करके लोगों से बहुत पैसे लिए। लास्ट हम्म। टाइम जोमेटो का भी आया था, उससे पहले बर्गर किंग का भी आया था लास्ट ईयर। तो बर्गर किंग, जोमेटो, ये दीज आर द कंपनी जो कि आप लोगों के बारे बहुत ज्यादा नोन में है। और मे बी इन फ्यूचर पेटीएम का भी आईपीओ आए, जो कि मार्केट में शेयर्स इशू करके लोगों से पैसे रेज कर सकती है। अगर बात करें जोमेटो की, तो 9,000 करोड़ के आसपास इन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया था और पब्लिक से 9,000 करोड़ रुपए लिए। लेकिन अब इससे कंपनी का बेनिफिट ये होता है कि जो पैसे रेज करती है, जो फंड रेज करती है कंपनी, कंपनी को उस पर इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शेयर्स पे हमेशा कंपनी डिविडेंड देती है, इंटरेस्ट नहीं देती, राइट। तो हम्म। इसलिए कंपनी के लिए ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है कि कंपनी क्या करे, शेयर्स इश्यू करके मार्केट से फंड रेज करे। क्लियर। अब हम एक ऐसा चैप्टर करने जा रहे हैं कंपनी अकाउंट्स में, जिस पे कंपनी शेयर्स इशू करेगी और हमें उसकी एंट्री पता होनी चाहिए कि शेयर्स इशू करती है कंपनी, तो क्या क्या एंट्री हो। बट उससे पहले आगे बात करते हैं कि कंपनी क्या है, मीनिंग ऑफ कंपनी। वैसे आपने ये चीज 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, जहां पे आप कंपनीज के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हो। लाइक इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, कंपनी के एमओए, एओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस। कंपनी की मीनिंग भी वहां पे कई लोगों ने दी होगी, लेकिन हम यहाँ पे दो लोगों की मीनिंग लेते हैं, दो लोगों की मीनिंग को ही कंसीडर करते हैं। पहला, एक प्रोफेसर हैनी के अकॉर्डिंग कंपनी की मीनिंग देखेंगे। दूसरा, एज पर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग हम कंपनी की मीनिंग देखेंगे और कितने तरीके की कंपनी बताई गई, राइट। अकॉर्डिंग टू हम्म। प्रोफेसर हनी, प्रोफेसर हनी क्या कहते हैं कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम्म। जिसके पास, जो कि क्रिएट हुई है, कैसे क्रिएट हुई है बेटा, किसी लॉ के थ्रू। ये लॉ कौन सा है, ये है कंपनी एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 में पूरा प्रोसीजर दे रखा है कि कंपनी धीरे धीरे किस तरीके से कंपनी बनेगी, कंपनी का बर्थ कैसे होगा, कंपनी को वाइंड अप कैसे करना है। ऐसा नहीं मन किया आज कंपनी खुली, मन किया कल ही कंपनी बंद कर दी। उसका एक प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो। वैसे ही कंपनी को जब बंद करना होगा तो पूरा एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, तब कंपनी वाइंड अप होती है। हम्म। उसमें कुछ सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं कंपनी लॉ के, वो सारे फुलफिल करने पड़ते हैं। अब हाँ। आर्टिफिशियल पर्सन है अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हनी, और वो कहते हैं कंपनी के पास एक सेपरेट लीगल एंटिटी होनी चाहिए। दैट मीन्स कि कंपनी, अगर कंपनी और कंपनी के ओनर बोथ आर डिफरेंट पर्सन,
जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी हमारे हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होती है। ये हमारे कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है जो कि 11th क्लास पे भी हम फॉलो करते थे और अभी भी फॉलो करेंगे और आगे भी, राइट। इसके अलावा एक परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या है कि सपोज कंपनी के 1000 शेयर होल्डर है। कंपनी के ओनर कौन होते हैं बेटा? शेयर होल्डर्स, जो शेयर्स अपने पास रखते हैं। तो शेयर होल्डर्स क्या करते हैं? कंपनी के कई सारे शेयर होल्डर थे, मैंने एग्जांपल ले लिया 1000 शेयर होल्डर। सपोज कंपनी की जनरल मीटिंग हो रही थी। दो तरीके की जनरल मीटिंग होती है, एक होती है एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग, और एक होती है ईजीएम। एनुअल जनरल मीटिंग नाम से ही पता चल रहा होगा, एवरी ईयर, एक साल में एक बार होती है। अभी भी आजकल कंपनी की कई जनरल मीटिंग्स हो रही है, लोगों कंपनीज की मेल आ रही है कि, और कंपनीज की मेल किसको आती है? शेयर होल्डर्स की। जो शेयर होल्डर जिनने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए, उन लोगों की मेल आईडी पे कंपनी की मेल आ जाएगी कि सो एंड सो डेट में कंपनी अपनी एजीएम हेल्ड करवा रही है। पहले फिजिकली होती थी जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना, आजकल कैसी हो रही है? वर्चुअल हो रही है। अब शेयर होल्डर थे 1000, सपोज एग्जांपल के लिए उन्होंने कोई एक ऑडिटोरियम बुक करवाया और 1000 के 1000 शेयर होल्डर वहां पे गए और सपोज एट दैट टाइम बॉम्ब ब्लास्ट हो गई। अगर सारे के सारे शेयर होल्डर उसी समय की डेथ हो जाती है, एक्सपायर कर जाते हैं, तो क्या कंपनी भी एक्सपायर कर जाएगी? नहीं, कंपनी एक्सपायर नहीं करती, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन उसे बचा लेता है। वो कहता है कि अगर शेयर होल्डर्स भी एक्सपायर हो गए तो उनके जो लीगल हेयर है वो बन जाएंगे शेयर होल्डर, वो कंपनी के ओनर बन जाएंगे। क्योंकि कंपनी को शेयर होल्डर नहीं चलाते, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। कंपनी का जो माइंड होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोलते हैं, राइट। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ ही है, जिसके पास सेपरेट लीगल एंटिटी हो और परपेचुअल सक्सेशन हो, और साथ में कंपनी के कॉमन सील भी होना जरूरी है। कॉमन सील क्यों? जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करें तो कंपनी के साथ हमारे पास प्रूफ होना चाहिए कि हमने कॉमन कंपनी के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो कंपनी अपने पास एक कॉमन सील रखती है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उस पर कॉमन सील लगा के देती है। आप कह सकते हो काइंड ऑफ स्टैंप होती है, ठीक है, जो कि इनग्रेव्ड हो जाती है आपके डॉक्यूमेंट्स। तो ये कह रहे थे प्रोफेसर हैनी। अब कंपनी एक्ट क्या कहता है बेटा? कंपनी एक्ट बोलता है कि कंपनी 3 तरीके की है। वैसे जनरली कंपनी 2 तरीके की होती है, एक प्राइवेट कंपनी होती है और दूसरी पब्लिक कंपनी होती है। पर प्राइवेट कंपनी को 2 पार्ट्स में बांट दिया है, एक ओपीसी, एक अदर देन ओपीसी। सर ये ओपीसी क्या होता है? ओपीसी इज 1 पर्सन कंपनी। कंपनी एक्ट में जब इन 3 कंपनीज के बारे में डिस्कशन किया, इनके बारे में बताया, तो एक डेफिनेशन दी गई। और डेफिनेशन जब भी किसी लॉ में दी जाती है बेटा, तो किसी सेक्शन में दी जाती है। तो कंपनी ने बोले तो कंपनी एक्ट ने बोला कि इनकी जो डेफिनेशन है वो किस में दी जाएगी? किसी सेक्शन में दी जाएगी। अब बात कर रहे थे 3 तरीके की कंपनी की, कौन कौन सी? एक थी ओपीसी। तो ओपीसी हो गई 1 पर्सन कंपनी। ओपीसी की डेफिनेशन तो दे रखी है, वो दे रखी है 2 क्लॉज 62 में। प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन दे रखी है 2 क्लॉज 68 में, और पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है 2 क्लॉज 71 में। ठीक है, याद रखिए ये सेक्शंस आपको याद रखने हैं, क्योंकि अब आपके 12th क्लास में बेटा एमसीक्यूज हो गए। एमसीक्यू में सेक्शन भी पूछ सकते हैं कि किस सेक्शन में इस कंपनी की डेफिनेशन दी गई है। अब ये ओपीसी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तब तक आप इसको नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर सकते हो, और फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप स्क्रीन को पॉज करके आगे नोट कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कंपनी की। मैंने आपको बताया था 2 तरीके की कंपनी होती है, एक होती है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। आपके सामने कुछ एग्जांपल रखता हूं मैं यहाँ पे, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। जैसे कि नंबर 1 मैंने रखा यहाँ पे IRCTC, ये है आपका इंडियन रेलवे। सेकंड नंबर मैंने यहाँ पे रखा आपके सामने BHEL। तीसरे नंबर की कंपनी मैं यहाँ पे रखता हूं आपके सामने NTPC। 4th नंबर की कंपनी मैं यहाँ रखता हूं आपके सामने विप्रो। 5th नंबर की कंपनी मैं यहाँ रखता हूं आपके सामने भारती एयरटेल। आपको ये सोचना है और ये सोच के बताना है इसमें
कि इनमें से कौन सी कंपनी प्राइवेट है और कौन सी पब्लिक कंपनी है। आप मेरे को बताओ नीचे कमेंट्स में कि कौन सी आईआरसीटीसी प्राइवेट है या पब्लिक है, बीएचईएल प्राइवेट है या पब्लिक है, एनटीपीसी क्या है, विप्रो क्या है और भारतीय एयरटेल क्या है। क्योंकि कई बच्चों को इसमें कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो इसलिए टेक टाइम, 2 मिनट का आप टाइम लो और फिर आप मेरे को बताओ। होपफुली आप लोगों ने कुछ ने सही आंसर दिया होगा, कुछ ने गलत आंसर दिया होगा, लेकिन ध्यान रहे ये जितनी भी कंपनीज बेटा मैंने सामने लिखी है सारी की सारी पब्लिक कंपनी है। अब आप सोच रहे हैं सर हैं सारी की सारी पब्लिक कंपनी है, मैंने कहा यस सब पब्लिक कंपनी है, क्योंकि इन सभी कंपनी के मार्केट में शेयर्स हैं। आप लोग सोचते हो कि जो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगी वही पब्लिक कंपनी होगी, ऐसा नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्री क्या गवर्नमेंट कंपनी है? नहीं, वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, फिर भी पब्लिक कंपनी है। टाटा मोटर्स वो भी पब्लिक कंपनी है, इसलिए सारी की सारी कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी। दैट मीन्स जिनके मार्केट में शेयर्स हैं, पब्लिक खरीद सकती है, बेच सकती है स्टॉक मार्केट में, वो सारी कंपनियां ही हमारी कैसी कंपनी है? पब्लिक कंपनी है। सबसे बड़ा ब्लंडर होता है बच्चों को इसी चीज का, तो उन्हें पता ही नहीं होता कौन सी प्राइवेट है कौन सी पब्लिक कंपनी है। अच्छा, एक कंपनी का नाम और मैं यहां लिखता हूं, आप मेरे को बताना क्या ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। ये कंपनी है 197 कम्युनिकेशन। अगर आपको पता है तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि 190 कम्युनिकेशन ये प्राइवेट कंपनी है पब्लिक कंपनी है। वेट कर रहा हूं मैं, जल्दी बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक, और गलत भी है कई बच्चों का, लेकिन ध्यान रहे 197 कम्युनिकेशन अगर मैं आपके सामने बोलूं तो इसका ब्रांड जो है दैट इज पेटीएम। अब आपको पता है पेटीएम कैसी कंपनी है। पेटीएम आज की डेट में तो बेटा प्राइवेट कंपनी है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब इसका मार्केट में आईपीओ आ जाएगा इट विल बिकम पब्लिक कंपनी। तो जिन जिन कंपनी का मार्केट में शेयर्स इश्यू है वो सारी कंपनी क्या है? पब्लिक कंपनी। इस चीज को ध्यान में रखना, इसको नोट कर सकते हो, फिर हम इसके आगे चलेंगे। राइट, अब आगे और इसके आगे चल के मैं अब आपको कुछ और समझाने जा रहा हूं इसमें कि कंपनीज मैंने आपको डिस्कस किया था कि 3 तरीके की कंपनीज होती है। कौन कौन सी? ओपीसी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है और पब्लिक कंपनी होती है। इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ कंपनी में ओपीसी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी डिस्कस कर रहे थे, जिसपे मैंने बताया था तीनों के एक अपने अपने सेक्शन होते हैं। अब तीनों में ही बेटा हम डिफरेंस देखेंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो तीनों के डिफरेंस पे ध्यान देंगे कि तीनों में डिफरेंस क्या है। पहला 1% कंपनी। अब डिफरेंस किस बेसिस पे डिस्कस करेंगे उसको भी समझते हैं। 1% कंपनी का मीनिंग होता है इट मींस अ कंपनी विच हैज ओनली 1% एज अ मेंबर। दैट मींस कि ये वो कंपनी है जिसपे एक ही मेंबर ओनर होता है, इसीलिए इसका नाम भी, इसके नाम से ही पता चल रहा है बेटा कि इट इज अ 1% कंपनी, यहाँ पे एक सिंगल पर्सन ओनर है। इसके बाद चलते हैं सेकंड प्राइवेट कंपनी में, जिसकी डेफिनेशन कंपनी एक्ट में कहां दे रखी है? 2 क्लॉज 68 पे। ये कहता है इट मींस अ कंपनी विच हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड विच बाय इट्स आर्टिकल। कहते हैं वो कंपनी जिसपे मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल प्रिस्क्राइब किया है। प्रिस्क्राइब किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट सीजी ने, जो कि एक्चुअल में एज ऑन डेट अभी तक कुछ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया। दैट मीन्स आप 1 रुपए से भी प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, बट हाँ प्राइवेट कंपनी ओपन करते वक्त जो आपकी लीगल एक्सपेंसेस होंगी, लीगल फीस जो होगी वो आपको पेयर करनी पड़ेगी। अच्छा, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, पहला रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। यहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेकंड, एक्सेप्ट इन केस ऑफ ओपीसी, क्योंकि ओपीसी में तो एक ही मेंबर होता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ मेंबर हो सकते हैं? 200 मेंबर हो सकते हैं बेटा। थर्ड वन, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ द कंपनी। ये प्राइवेट कंपनी को कंपनी लोग प्रोहिबिट करता है, रोकता है किस चीज के लिए? कि वो पब्लिक को इन्विटेशन नहीं दे सकती कि उसके शेयर्स खरीदे, उस कंपनी के शेयर्स खरीदे। किस कंपनी के? प्राइवेट कंपनी के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी ऑफ द कंपनी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। चलो ये बात करते हैं थ्योरी की प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड, लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या कहता है?
इट मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, क्योंकि जब दो तरीके की कंपनी है, एक पब्लिक और प्राइवेट, तो पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। दूसरा, विच हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब, ये सेकंड पॉइंट है बेटा। यहां तक पहले नोट करो, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। इसके बाद बेटा एक थर्ड पॉइंट और आता है इस पे। ये थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज पर थ्योरी अगर बोला जाए। इट मींस अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी, दैट मींस किसकी बात कर रहा है, पब्लिक कंपनी। इट मींस अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी, जो कि पहली बार में बच्चे को समझ में नहीं आता जब तक कि मैं इस पे एक एग्जांपल ना दे दूं। अब इस पे एक एग्जांपल सुनना बड़े ध्यान से। सपोज एक ऐसी कंपनी है फ्यूचर रिटेल के नाम से, होपफुली आप इसे जानते हो, लेकिन अगर मैं इसके ब्रांड के बारे में बोलूंगा तब आपको याद आ जाएगा कि ये कौन सी कंपनी है। दिस इज बिग बाजार। सपोज ये एक प्राइवेट कंपनी है, फ्यूचर रिटेल प्राइवेट लिमिटेड सपोज, और एक और बड़ी कंपनी है दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। और वैसे मैं आपको ये रियल केस बता रहा हूँ, रिलायंस इंडस्ट्री ने फ्यूचर रिटेल को लास्ट ईयर परचेज कर लिया था, मतलब मोर देन 51% शेयर एक्वायर कर लिए थे। तो ऐसी कंपनी जो किसी कंपनी को एक्वायर कर ले, खरीद ले, उस कंपनी को हम नाम देते हैं होल्डिंग कंपनी का। और जिस कंपनी को परचेज करते हैं दैट कंपनी इज नोन एज सब्सिडरी कंपनी। कौन सी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। अब बेटा अगर आपकी सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है और आपको किसी होल्डिंग कंपनी ने, होल्डिंग कंपनी मतलब पब्लिक कंपनी ने बाय कर लिया है, होल्ड कर लिया है, जो होल्डिंग कंपनी आपको खरीद रही है वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, तो आप भी कैसी कंपनी बन जाओगे, आप भी प्राइवेट से पब्लिक कंपनी माने जाओगे। तो आप पे वो सारे लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे जो रिलायंस इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होते हैं। ये पॉइंट था थर्ड नंबर का। इसीलिए यहां पे क्या रखा है, इट मीन्स अ कंपनी विच इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। आई होप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी पूरी अच्छे से, यहाँ पे आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा दैट इज टाइप्स ऑफ कंपनी में थोड़ा सा डिफरेंस। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल पोर्शन। ये लास्ट थ्योरेटिकल पोर्शन है और दोनों चीजें हम साइमल्टेनियसली चलेंगे। कुछ टाइम हम प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ टाइम हम थ्योरेटिकल करेंगे, ताकि आप बोर ना हो क्लास में, राइट। क्योंकि चैप्टर बड़ा लेंदी है लेकिन इंटरेस्टिंग भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपको इसमें रियल लाइफ की चीजें भी बताई जाएगी। पहला ओपीसी प्राइवेट, तीसरा है आपका पब्लिक। अब बेटा इनके लिए एक बेसिस बना दिया। सबसे पहले सेक्शन ओपीसी की डेफिनेशन जो दी हुई है वो किसमें दी हुई है, 2 क्लॉज 62 में। प्राइवेट कंपनी की कहां दी हुई है, 2 क्लॉज 68 में। पब्लिक कंपनी की कहां दी हुई है, 2 क्लॉज 71 में। ऐसी इन तीनों में डिफरेंस अगर चाहिए मेरे को तो मेंबर्स के बेसिस पे। मिनिमम मेंबर किसके कितने चाहिए होते हैं, मिनिमम मेंबर ओपीसी के केस में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं एक। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए होते हैं अगर प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करनी है। बट अब जब बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं बेटा, 7 मेंबर, ठीक है। और मैक्सिमम कितने, कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब जब बात करते हैं कैपिटल की, तो तीनों कंपनियों को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कैपिटल की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, ऐसा अभी कंपनी लॉ में प्रिस्क्राइब नहीं हुआ। उसमें लिखा हुआ एज प्रिस्क्राइब बाय सीजी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक प्रिस्क्राइब नहीं किया। आप 1 रुपए से भी कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, बट लीगल खर्चे आप ही को बेयर करने पड़ेंगे। उसके बाद डायरेक्टर्स, ओपीसी में कितने मिनिमम डायरेक्टर चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कितने चाहिए, पब्लिक कंपनी में कितने चाहिए। ओपीसी में मिनिमम डायरेक्टर 1 चाहिए, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 2 चाहिए, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर 3 चाहिए। लेकिन जब बात करते हैं मैक्सिमम डायरेक्टर्स की, तो चाहे ओपीसी हो, प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी हो, तीनों में मैक्सिमम डायरेक्टर हो सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 15। क्लियर। ये कुछ बेसिस के, कुछ चीजें मैंने इस पे बेसिस पे आपको डिफरेंस करवाया ओपीसी, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे और इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। यहां तक आप नोट कर लो बेटा। हाँ जी बेटा, अब ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल चल रहा है जो कि आपके प्रैक्टिकल्स में बहुत काम आएगा जब हम प्रैक्टिकल इस पे स्टार्ट कर देंगे अभी थोड़ी देर में। आपने जब बैलेंस शीट बनाई होगी 11th क्लास में, तो कुछ इस तरीके से बनाई थी।
वहां पे ओनर जो पैसे लगाता था उस पैसे को बोलते थे कैपिटल, राइट। फिर आप थोड़े से और बड़े हुए, 11th क्लास के बाद 12th में आए, तो आपने पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा। और वहां पे जब पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनानी शुरू करी तो पार्टनर्स कैपिटल लिखना शुरू किया, जैसे एज कैपिटल, बीस कैपिटल या सीज कैपिटल, जितने पार्टनर होते थे उतने कैपिटल। लेकिन अब आप और बड़े हो गए हो, आप कंपनी की अकाउंटेंसी करने जा रहे हो, तो कंपनी के केस में अब ओनर जो होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो शेयर होल्डर होते हैं। तो अब जो कैपिटल आएगी वो यहाँ पे कौन सी आएगी, शेयर कैपिटल आएगी कंपनी की बैलेंस शीट में। तो ये शेयर कैपिटल हो, पार्टनर्स कैपिटल हो या सिर्फ कैपिटल हो, तीनों का नॉर्मल में मीनिंग देखा जाए तो वही है जो ओनर ने बिजनेस में पैसे लगाए। अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल की। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या करती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मार्केट में शेयर्स रेज करती है, ठीक है, ताकि शेयर्स के थ्रू कंपनी के पास पैसे आए और वो उस पैसे का बिजनेस में यूज कर सके, चाहे तो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट करने के लिए, या और भी कुछ फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं। वो कंपनी अपने आईपीओ में मेंशन कर देती है जब कंपनी आती है। अब इसके बाद आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब आप बोलोगे कि सर मैं भी कितने मर्जी शेयर्स इशू कर लूं, अगर जोमेटो ने 9,000 करोड़ का आईपीओ लेके आया, मैं 15,000 करोड़ का ले आता हूं, तो इज इट पॉसिबल और नॉट? नहीं। क्यों? क्योंकि बेटा जब भी कोई कंपनी मार्केट में आईपीओ लेके आती है कि वो इतने करोड़ रुपीस के शेयर्स इशू कर रही है, तो उसके लिए पहले उसे परमिशन लेनी पड़ती है दो लोगों से। वो दो लोग कौन कौन है बेटा? एक हो गया आपका आरओसी और दूसरा हो गया आपका सेबी। आरओसी कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और सेबी कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये दोनों आपकी कंपनी का पूरा पूरा पीछे का बायोडाटा देख लेगी कि क्या चीज थी, पास्ट एक्सपीरियंस चेक कर लेगी, आपके पास्ट रिजल्ट चेक कर लेगी, उसके बेसिस पे आपको परमिशन देगी कि आपने प्रीवियस कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया, अपने क्रेडिटर्स को, अपने जिनसे बैंक से अगर कोई लोन ले रखा है उनके यहाँ उनके साथ कोई डिफॉल्ट तो नहीं कर रखा, आपका प्रॉफिट जेन्युइन है या नहीं है, आपकी कंपनी की बैलेंस शीट ऑडिटेड है या नहीं है। तो ये सारी चीजें चेक करके ही उसके बाद आरओसी और सेबी परमिशन देती है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ऐसा तो नहीं कि आप पैसा लेके भाग गए, विजय माल्या बन गए। तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है। अब कंपनी जितने शेयर्स के लिए आपको ऑथोराइज करती है, सपोज कंपनी इन दोनों ने बोला कि आप 1,000 करोड़ शेयर्स इश्यू कर सकते हो एट द रेट 10 रुपीज, ठीक है, तो इसका मतलब 10,000 करोड़ रुपीस के शेयर इश्यू कर सकते हो। ये किसने बोला? आरओसी ने। तो इन्होंने आपको क्या दे दी? एक अथॉरिटी दे दी। और इसी अमाउंट को 10,000 रुपीस की जो ये कैपिटल बनी, इस कैपिटल को एक नाम दिया गया, दैट इज कॉल्ड ऑथोराइज शेयर कैपिटल। अब उसके बाद आपकी मर्जी है, चाहे तो आप 1,000 करोड़ शेयर्स इश्यू करो या उससे कम करो, इट डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। अब सपोज आपको लगता है कि इतने पैसे की रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी 800 करोड़ ही इशू कर देते हैं शेयर। तो जितने शेयर आपने इशू किए दैट इज नोन एज इशूड शेयर कैपिटल। अब सपोज एग्जांपल के लिए आपकी जो कंपनी के शेयर्स लोगों ने खरीदे 700 करोड़ शेयर्स लोगों ने सब्सक्राइब किए, तो जितने सब्सक्राइब किए लोगों ने उसे कहा सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। और मैंने क्या कहा आपसे कि एक शेयर अगर 10 रुपए का है तो आपको लगता है कि अभी 8 रुपए मांग लेंगे, बाकी के 2 रुपए कम मांगेंगे। जब बिजनेस बंद हो रहा होगा, वाइंड अप होगा, कंपनी जब बंद होगी, लिक्विडेट होगी, उस टाइम पे मांगेंगे, क्योंकि उस समय अपनी लायबिलिटीज की पेमेंट भी करनी होती है। तो 700 करोड़ शेयर्स पे 2 रुपए हम बाद में मांगेंगे, मतलब 1400 करोड़ रुपीस हम तब मांगेंगे जब कंपनी बंद हो रही होगी। तो उस केस पे ये 1400 करोड़ रुपीस हमारी हेल्प करेंगे फ्यूचर में अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ करने की। तो जो अभी मांग रहे हैं 8 रुपीस पर शेयर के अकॉर्डिंग, दैट इज कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। और जो फ्यूचर में मांगेंगे बाद में, वो हम फ्यूचर के लिए अभी से रिजर्व बना के चल रहे हैं, दैट रिजर्व इज नोन एज कैपिटल रिजर्व। नहीं बोलते हैं उसे, रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। यह है अनपेड शेयर कैपिटल और रिजर्व कैपिटल। आगे कैपिटल रिजर्व आएगा, वो हम पढ़ेंगे क्या चीज होती है। तो सबसे पहले इन 5 चीजों को समझ लो और इसे नोट कर लो ताकि मैं इसके आगे आपको पढ़ा सकूं। डू इट। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल है। इसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, जिसपे इश्यू ऑफ शेयर। बेटा शेयर्स को इश्यू करने के ना 2 तरीके होते हैं हमारे पास। जैसे मैंने आपको बोला 10 रुपए का शेयर है, अगर 10 रुपए के शेयर को मैं 10 रुपए में ही इश्यू कर दूं,
दैट इज नोन एज लमसम। मैंने कैसे किया, लमसम में कर दिया शेयर। बट अगर मैं 10 रुपए के शेयर को बोलता हूं कि मैं अभी एक साथ पैसे नहीं लूंगा, इंस्टॉलमेंट में पैसे रिसीव करूंगा, टुकड़ों में लूंगा बेटा। जैसे मैंने पहले बोला, मैं एक शेयर पे 4 रुपीज रिसीव करूंगा, फिर मैं 3 रुपीज रिसीव करूंगा, फिर 2 रुपीज, फिर 1। जरूरी नहीं है मैंने 4 3 2 1 नंबरिंग में डाल दिया, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कहते हैं लमसम में मैं शेयर इश्यू कर रहा हूं। तो तरीके दो है शेयर्स को इश्यू करने के, पहला लमसम और दूसरा इंस्टॉलमेंट। मैं आपको जो करवाऊंगा प्रैक्टिकल, इसमें करवाने वाला हूं अभी, कि अगर हम इंस्टॉलमेंट में इश्यू करते हैं शेयर्स को तो कैसे करें, उसकी एंट्री कैसे करें। तो ध्यान रखना, मैंने कहा जो सबसे पहला वाला हिस्सा होता है, जो सबसे पहला वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन। अब इसे एप्लीकेशन क्यों कहते हैं, जब भी बेटा हम किसी शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे मार्केट में अभी थोड़े टाइम पहले जोमेटो का शेयर आया था, आईपीओ आया था, तो जोमेटो के लिए जिसने अपनी आईपीओ के लिए अप्लाई किया होगा, एप्लीकेशन लगाई होगी, तो उसने उसी समय एप्लीकेशन लगाते हुए उसकी अमाउंट वहां पे कर दी होगी। अगर वो उसको शेयर्स मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो उसके पैसे वापस हो जाएंगे। तो ऐसे ही जब मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा शेयर्स की, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो जितने शेयर्स के लिए अप्लाई करूंगा उतने शेयर्स की 4 से मल्टीप्लाई करके पेमेंट कर दूंगा पहले। क्लियर। उसके बाद मेरे को शेयर अलॉट होगा तो फिर मुझे दोबारा एक और अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो उस नेक्स्ट अमाउंट को, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को मैं नाम दूंगा अलॉटमेंट मनी। ये अलॉटमेंट होगी। पहली वाली थी एप्लीकेशन मनी, सेकंड वाली है अलॉटमेंट मनी। और फिर उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट होगी, हर किसी को मैं कॉल मनी के नाम से जानूंगा। जैसे ये पहली है तो इसे फर्स्ट कॉल के नाम से जान लिया, इसके बाद ये सेकंड है तो इसे सेकंड कॉल के नाम से जान लिया, इसके बाद अगर कोई और होती तो उसे थर्ड कॉल से, और उसके बाद भी कोई और होती तो वो फोर्थ कॉल से। बट जो भी लास्ट होगी उसे हम फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको बताया शेयर्स को इश्यू करने के दो तरीके, पहला लमसम, दूसरा इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में बेटा 4 3 2 1 मैंने अजम्पशन ले ली है। 4 में अगर इश्यू, जो 4 अमाउंट है स्टार्टिंग वाली, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन मनी। उसके बाद नेक्स्ट वाली होगी अलॉटमेंट मनी, फिर फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड कॉल एंड सो ऑन, चलती रहती है चीज। ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन से रिलेटेड उसके आंसर्स भी आपको दूंगा विद एग्जांपल। देखो बेटा, एक्स लिमिटेड ने 10,000 शेयर्स इशू किए। कितने के एक शेयर था? 10 ईच। और पेमेंट कैसे ली जा रही है? 3 रुपए एप्लीकेशन में, 4 रुपीज अलॉटमेंट में एंड बैलेंस इन 2 इक्वल को। अब वो कहता है जनरल एंट्री करो शेयर्स इशू करने की। तो ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। एप्लीकेशन कितने की थी बेटा? 3 रुपए की। अलॉटमेंट कितने की थी? 4 रुपीज की। एंड बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल। 3 और 4 मिला के टोटल हुआ 7। टोटल शेयर था 10 रुपीज का। आउट ऑफ 10 7 रुपीज कंपनी मांग चुकी है, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया? 3। अब उस 3 को कंपनी कैसे मांग रही है? बैलेंस इन 2 इक्वल कॉल, मतलब 1.5 और 1.5। तो फर्स्ट कॉल आपकी 1.5 हो गई, सेकंड कॉल भी आपकी 1.5 हो गई। क्लियर। अब जब सबसे पहले एंट्री करेंगे तो एप्लीकेशन की एंट्री करेंगे, और मैंने आपको क्या बताया, हम कंपनी के बिहाफ पे एंट्री करने वाले। हम जो अकाउंटेंट है वो कंपनी के हैं। तो कंपनी में जो लोग शेयर्स के लिए अप्लाई करेंगे वो पैसे भिजवा देंगे, तो कंपनी के पास पहले पैसे आएंगे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो अमाउंट लिखी है, ये अमाउंट कैसे आई? बेटा टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए थे कंपनी ने? 10,000। और एप्लीकेशन कितने की थी? 3 रुपए की। तो 10,000 इंटू 3 कितना हुआ? 30,000। ठीक है। उसके बाद इस शेयर एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी अपने पास थोड़ी ना रखेगी, कहां ट्रांसफर करेगी? शेयर कैपिटल में। तो ये जो यहाँ पे क्रेडिट है, इसको ट्रांसफर करते हुए डेबिट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्लियर हुई मेरी बात? अब अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, सिर्फ इन चारों में सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे पहले आते हैं, फिर हम ड्यू की एंट्री करते हैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की। लेकिन अलॉटमेंट में, फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में सबसे पहले हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, उसके बाद पैसे रिसीव करने की एंट्री करेंगे। जैसे शेयर अलॉटमेंट 4 रुपीज की थी बेटा, तो यहाँ पे जो हमने एंट्री करी, सबसे पहले क्या करी? शेयर अलॉटमेंट, और नंबर ऑफ शेयर थे 10,000 सेम, इंटू 4 दैट इज 40,000, टू शेयर कैपिटल 40,000।
और जब पैसे रिसीव करे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 40,000। ऐसे ही फिर फर्स्ट कॉल की जब मांगेंगे तो 10,000 शेयर्स पे 1.5 के हिसाब से 15,000 आ जाएगा और शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। फिर जब पैसे रिसीव करने की एंट्री होगी तो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फिर दोबारा से सेकंड कॉल 1.5 की थी तो सेम अमाउंट से एंट्री पास होगी 10,000 शेयर इनटू 1.5 दैट विल बी 15,000 और फिर उस पैसे जब रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। इस तरीके से ये हमारी एंट्रीज चलेगी इश्यू ऑफ शेयर्स की, जो कि बहुत सिंपल है। अभी मैं बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में करवा रहा हूं, बाद में धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा और फिर बुक की लैंग्वेज में हम करेंगे ताकि आपको बेसिक समझ में आ जाए यहाँ पे कि किस तरीके से हम चीजों को लेके चल रहे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, X Limited issued 15,000 shares of rupees 15 each. The amount payable 4 on application, 7 on allotment and balance in 2 equal parts. Prepare journal entry for the issue of share. बिल्कुल सेम पहले जैसा है, बस मैंने अमाउंट चेंज कर दिया। ये एक क्वेश्चन है जो आप घर से कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो भी क्वेश्चन मैंने अभी कराए बिल्कुल सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में करवाए हैं और धीरे धीरे लैंग्वेज का लेवल बढ़ाया जाएगा। हर एक क्वेश्चन में लेवल बढ़ाया जाएगा ताकि आप आगे जाके बुक के क्वेश्चन इजीली कर पाए। चलो बाय, टेक केयर।